क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले आज हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। और ये जो न्यूमेरिकल होने वाले ना, ये 2025 का जो सेट 1 है फिजिक्स का, उसके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, अनसॉल्व्ड का है ये 2025 सेट 1 के सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज बहुत ही मस्त तरीके से देखने वाले। ठीक है, देखो पेपर में अगर अनसॉल्व्ड अच्छे से आप लोग लगा लेते हो तो पेपर की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए आपको अनसॉल्व्ड के सारे क्वेश्चंस लगवा रहे हैं। अभी 2025 का सेट 1 जो फिजिक्स का है उसके जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उस सेट पे पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में मस्त तरीके से देखने वाले हैं। इसके पहले हमने केमिस्ट्री का भी वीडियो लाया था जिसमें केमिस्ट्री के सेट 1 2025 के उसके भी करवाए थे। आज इस वीडियो पे फिजिक्स के। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मस्त तरीके से कॉपी पेन निकाल के बैठो क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिस टाइप के अनसॉल्व्ड में होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पिछले वर्षों के क्वेश्चन है। तो चलो मस्त तरीके से एक एक को लगाते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के बैठना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिससे वो लोग भी मस्त तरीके से चैनल से जुड़ के तैयारी कर सके। ठीक है, तो जल्दी शेयर कर दो और जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एकदम सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन था। कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रेरकत्व, प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। अब कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं सिंपल से। हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या 8 ओम का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को R से लिखते हैं तो R बराबर है 8 ओम। इसके बाद 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात है। प्रेरकत्व प्रतिघात का मतलब एक्सेल की वैल्यू दी है ना, प्रतिघात कह रहा है तो एक्सेल की वैल्यू कितनी दी है, 6 ओम दी है। इसके बाद कह रहा परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो। प्रतिबाधा का मतलब जेड की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ना, प्रतिबाधा जेड का मान निकालना है। तो हमें दिया क्या क्या है, प्रतिरोध दिया है, प्रेरकत्व प्रतिघात दिया है। मतलब परिपथ में कौन कौन है, प्रतिरोध R और प्रेरकत्व L। तो L R परिपथ है तो इसके लिए प्रतिबाधा का सूत्र क्या हो जाएगा, जेड बराबर √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वैल्यू रख लो आपके पास प्रतिबाधा आ जाएगी। तो जेड बराबर √R कितना है, R है 8 तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस एक्सएल कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36। तो 64 और 36 जोड़ दोगे आ जाएगा 100, √100 और अंडर से बाहर निकलेगा आ जाएगा 10 और जेड प्रतिबाधा है तो इसका मात्रक भी ओम हो जाएगा तो 10 ओम की आपकी प्रतिबाधा आ जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन था 1 नंबर का था, सिंपल से हमने हल कर लिया, 10 ओम हमारी प्रतिबाधा आ चुकी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। जितने क्वेश्चन आगे ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे पूछे गए तो एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन भी इसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनात्मक आवेश है और कह रहा है बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर पे ये भी पेपर पे आया है। ठीक है, तो चालक पे इतने कूलाम का धनात्मक आवेश है और आपको बताना चालक पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। तो कमी और अधिकता की बात करें तो अगर याद रखना, अगर धनात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और ऋणात्मक आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश है तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने की कितने इलेक्ट्रॉनों की होगी, है ना। तो यहाँ से हल करते इसे, हमारे पास दिया क्या क्या है सवाल पे, कितने कूलाम का आवेश, तो आवेश Q बराबर हमें कितना दिया भैया 2.4 × 10⁻18 कूलाम। आप कह रहा है बताइए कि चालक पे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान निकालना है। अब हमने n बराबर सूत्र पढ़ा है, n बराबर क्या होता है Q/E, जहां Q आवेश और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो n बराबर n का मान निकालना है। Q का मान हमें दिया 2.4 × 10⁻18, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद होगा 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, अब इसे हल कर लो। देखो ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव दशमलव काट दो। n बराबर बचा कितना 24/16 और ऊपर है 10⁻18। अब ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻+19। ठीक है, अब इसे यहाँ पे हल कर लो। 4 से काटोगे कट जाएगा, 4 × 24, 4 × 16, 8 से भी कट सकता था ना, 2 × 6 और 2 दूनी 4, 3/2 आया यहाँ पे। ठीक, n बराबर 3/2 और यहाँ 10⁻18 और 10⁻19 मिलके कितना बच जाएगा 10⁻1। ठीक है,
अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये 10 की पावर 1 का मतलब 10, तो 10 का 3 से गुणा 30/2, 2 का भाग दे दो, n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, क्योंकि धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो आगे लिख लो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यही पूछ रहा था कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता होगी, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। धनात्मक आवेश था इसलिए कमी हुई, अगर ऋणात्मक आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। ठीक है, तो मस्त तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, हमने आराम से इनका मान 15 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, तो मस्त तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो जल्दी से आप लोग इसे भी नोट कर लो। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का पूछा गया था पेपर में 2025 के सेट 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है। ये हमारा उत्तल लेंस है, इसमें प्रकाश की किरणें इस टाइप से चित्र के अनुसार पड़ रही है। अब कह रहा है यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और किरण का मार्ग भी दिखाइए, किरण किस टाइप से प्रतिबिंब को बना रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस चित्र में देखोगे ये उत्तल लेंस है, ये किरणें दिखाई गई, यहाँ पे वस्तु O को रखा गया है। ठीक है, वस्तु की दूरी हमें U बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो इस सवाल को हल करते हैं सिंपल से। हमें सबसे पहले इस सवाल में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, तो फोकस दूरी को F से लिखते हैं 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी U दी गई है 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V का मान निकालना है। आप देखो ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे कहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे U की वैल्यू -10 सेंटीमीटर रखते हैं, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस के लिए U माइनस होता है और F और V प्लस होता है। लेकिन इस सवाल में जानते हो दिक्कत क्या है, जब वस्तु इधर साइड होती है तब हम लोग U माइनस रखते हैं ना, लेकिन वस्तु इसमें यहाँ पे दिया है। चिन्ह परिपाटी का नियम पढ़ा है ना कि बाएं पक्ष की दूरी माइनस और दाएं पक्ष की प्लस, तो यहाँ पे वस्तु इस बार क्या है, इधर साइड है, इसलिए हम लोग U को प्लस ले रहे हैं, है ना। जब हमने और लेंस पढ़ा था, जब हमने, तो उसमें देखा था O को जो वस्तु इधर रखी जाती थी इसलिए U माइनस लेते थे, लेकिन इसमें वस्तु इधर लिया है इसलिए हम U को प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको U को प्लस मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और देखो उसमें वस्तु इधर रहती थी, प्रतिबिंब इधर बनता था, इसमें वस्तु को इधर आभासी वस्तु मानी गई तब भी प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। ठीक है, ये चीज इसमें देखना है। तो हमें मान किसका निकाला, V का, और है क्या, लेंस। तो लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ से आप V का मान निकाल लो, तो 1/v को वही रहने दो, U को इधर ले लो, तो 1/f प्लस 1/v, वो सॉरी 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। अब f और u की वैल्यू रख लो, है ना, तो 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/v बराबर, यहाँ से 20 और 10 का एलसीएम 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 का भाग 20 में 1 का ऊपर 1 से गुणा, प्लस 10 का भाग 20 में 10 दूना 20, 2 का ऊपर 1 से गुणा 2, 1/v बराबर 2 1 3/20, v बराबर 20/3 भाग दे देना 6.67 आ जाएगा। ठीक है, 3 6 18 2 3, हाँ, v बराबर 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, तो प्रतिबिंब क्या होगा, लेंस से 6.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आपको आगे कह रहा है किरण भी बताओ कहां से कहां तक जाएगी, तो देखो इसमें प्रतिबिंब इधर साइड ही बनेगा, तो यहां से आपको इस किरण को इस टाइप से मिलाते हुए यहाँ पे मिला देना है, यही पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब आई बन जाएगा। ठीक है, इसकी दूरी दिखा दो कितनी है, 6.67, तो ये दूरी है 6.67 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो बस इस टाइप से आपको चित्र को थोड़ा सा कर देना है। ठीक है, किरण आरेख दिखा देना है कि प्रतिबिंब यहाँ पे पीछे जाके बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। बस इसमें ये ध्यान देना था U की वैल्यू प्लस में होगी, क्यों, क्योंकि आपका वस्तु इस बार इधर की ओर है, वो दाएं पक्ष में, इसलिए दाएं पक्ष की दूरी प्लस में ली जाती है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसलिए U को प्लस लिया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से हल हो चुका है, जल्दी से नोट कर लो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कितने नंबर पे आया था, ये 3 नंबर पे आया। ठीक है, 3 नंबर पे, इसमें थोड़ा सा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा भी पूछी गई पहले, कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा बताओ, उसके बाद ये सवाल है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग लिख सकते हो। सवाल इसके बाद है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है और इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सिंपल सा सवाल है, केवल फॉर्मूला रख दो, तुरंत आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भैया हल कर लेते हैं इसको भी। हमारे पास दिया क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को इससे लिखते हैं L से। L कितना है,
0.4 है ना, मिली हेनरी दिया है। क्या दिया है? मिली हेनरी। तो मिली में दिया है तो जैसे मिलीलीटर को लीटर में बदलते हैं तो 10⁻³ का गुणा, वैसे मिली हेनरी को हेनरी बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा। तो 0.4 गुणे 10⁻³ हेनरी, एच से हेनरी होता है। इसे हल कर लोगे 0.4 को लिख सकते हो 4 गुणे 10⁻⁻1 और 10⁻1 और -3 मिलके 10⁻⁻4। तो यहाँ से एल कितना आ गया? 4 गुणे 10⁻⁻4 हेनरी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है इसमें बहने वाली धारा का मान दिया गया है। धारा का मान 0.1 सेकेंड, सेकेंड का मतलब समय दिया हमें कितना? टी का मान दिया 0.1 सेकेंड। 1 एम्पियर की धारा है, आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक, और क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो हमें यहाँ पे समय में भी परिवर्तन दिया और धारा में भी परिवर्तन दिया है। तो डेल्टा टी का मान 0.1 सेकेंड है, डेल्टा ई का मान 1 एम्पियर है। अब कह रहा है विद्युत वाहक बल ई का मान निकालो। ठीक, विद्युत वाहक बल ई का मान निकालना है तो सिंपल से भैया निकाल लो, फॉर्मूला बस याद होना चाहिए। ई बराबर क्या होता है? ई बराबर होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, यही तो होता है। ठीक, तो यही तो फॉर्मूला होता है। तो सिंपल से सारी वैल्यू रखो, आंसर निकाल लो। क्या है यार इसमें? ई बराबर -L, L कितना है? ये रहा -4 गुणे 10⁻⁻4 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई 1 है, डेल्टा टी 0.1 है। ठीक, डेल्टा आई 1 है और ये 0.1 है। हल कर लो, दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ गया। ई बराबर हल करोगे -4 गुणे 10⁻⁻4 और ये 10⁻1 मान लो इसको, तो इसको हल करोगे -4 गुणे 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, -4 गुणे 10⁻³ वोल्ट। और 10⁻³ कब लगाते? जब मिली हटाते। तो यहाँ से जैसे वोल्ट आए तो इसे मिली वोल्ट में चाहो बदल दो, तो -4 मिली वोल्ट। ठीक, वोल्ट को मिली वोल्ट बदलने के लिए 10⁻³ हट गया, तो ये आंसर हो गया -4 मिली वोल्ट। ठीक है, चाहे तो उतना ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं, -4 गुणे 10⁻³ भी रख देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आंसर? हाँ आ रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इस सूत्र में माइनस ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो प्लस रखे रहो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, प्लस रखे रहो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्लस रख लो। ठीक है, तो ई कितना आ जाएगा? 4 मिली वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर पे था। पहले परिभाषा स्वप्रेरित करके पूछी थी, आगे सवाल था, तो आसानी से आपने कर लिया है। ठीक है, तो नोट करो इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप देखो अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर का है। ज्यादातर स्टूडेंट इस पे कंफ्यूज हो जाते कौन सा फार्मूला लगाए। ठीक है, तो अच्छे से देखना। कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। अब कह रहा है उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 नंबर पे है क्वेश्चन। ठीक है, तो हल करते हैं सिंपल से। धातु के हमारे पास एक ही धातु है जिसके 3 तार बनाए गए हैं और तारों की अलग अलग लंबाइयों का अनुपात दिया गया है। मान लो लंबाई मान ले L1 अनुपाते L2 अनुपाते L3 कितना दिया है? 3:2:1। ठीक है, लंबाइयों का अनुपात दिया है तथा द्रव्यमानों का अनुपात मान लो अलग अलग उनके द्रव्यमान हो। M1 अनुपाते M2 अनुपाते M3 कितना दिया है? 1:2:3। आप कह रहे हैं उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 का मान निकालो। ठीक है, L1 L2 L3 का अनुपात दिया है, M1 M2 M3 का अनुपात दिया है, R1 R2 R3 का अनुपात निकालना है। मतलब पहले तार के लिए 1 है, दूसरे तार के लिए 2 है, तीसरे तार के लिए 3 है। ठीक है, तो अब हमें देखो यहाँ पे सूत्र एक पता है, कौन सा? R बराबर रो L अपॉन ए, सबको पता है ये, है ना। तो इसमें से R और L में तो संबंध मिलेगा, लेकिन यहाँ पे M कहाँ से आ गया? सबके दिमाग में आएगा भैया M कहाँ से आएगा। तो M के लिए जानते हो यहाँ पे हम लोग काम एक करेंगे, कौन सा भैया? हम यहाँ पे हमें एक सूत्र पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन, सबको पता होगा। घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन। ठीक है, अब घनत्व को मान लो D से लिख दे, द्रव्यमान को M से लिख दे, आयतन, आयतन को क्या लिख सकते हो? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। आयतन को क्या लिख सकते हो? क्षेत्रफल गुणे लंबाई। आयतन में 3 भुजाएं हैं तो इसे लिख दिया क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल में 2 ठो, एक ये हो गई। तो यहाँ से D बराबर M इंटू क्षेत्रफल की जगह A और लंबाई की जगह L, तो D बराबर क्या आया? M इंटू A इंटू L। अब यहाँ से अगर A का मान निकाल लो तो M और L जो यहाँ पे गुणे में इसके नीचे भाग में आ जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा? D बटे M इंटू L। ठीक है, A बराबर कितना आया? D बटे में M इंटू L। देखो A को यही रखा, M इंटू L इसके बटे में आ गया, तो A बराबर कितना है? D बटे M इंटू L। अब A का मान यहाँ से मिल गया, अब सिंपल फॉर्मूले पे रख दो। R बराबर क्या है? रो L अपॉन A।
अब ए की वैल्यू ये वाली रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए की जगह कितना आ जाएगा, डी बटे एम इंटू एल, डी बटे एम इंटू एल। अब ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो आर बराबर रो एल का एल से गुणा एल स्क्वायर, और ये वाला एम भी जाएगा ना, एल स्क्वायर एम बटे डी, ठीक, ये चीज बच जाएगा, देख लो। तो देखो यहाँ पे एक चीज तो गड़बड़ कर दिया, क्या चीज गड़बड़ किया भैया, घनत्व बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन, नहीं द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी में द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप मान निकालोगे तो द्रव्यमान बटे आयतन है, ठीक है। तो डी बराबर एम बटा क्षेत्रफल ए है और लंबाई एल है, अब वैल्यू सही आएगी, ठीक। ए को इधर रख लो, डी को नीचे ले आओ, तो ए बराबर एम बटा डी इंटू एल, ठीक है। जल्दबाजी में ए की वैल्यू कितनी आ गई, एम बटा डी इंटू एल, अब सही है, ठीक है। अब यहाँ से एम की जगह ये रख दो, ठीक है, कितना, एम बटा डी इंटू एल, ठीक, अब सही है। अब ये डी इंटू एल ऊपर जाएगा तो यहाँ से कितना बन जाएगा, देखो अब ऊपर है रो, ये एल का ऊपर एल चला जाएगा तो एल स्क्वायर, और ये डी ऊपर जाएगा बटे में एम, ठीक है, अब सही है, अब सही है ना, हाँ सही है, ठीक है। तो ये चीज गड़बड़ हो गया था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ना कि द्रव्यमान गुणे आयतन, ठीक। तो आर बराबर रो एल स्क्वायर डी बटा एम, इतना आ गया। अब क्या किया जाए, अब हमें चाहिए एल और एम में संबंध, तो एल और एम में संबंध यहाँ से मिल जाएगा, एल और एम में रो और डी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि तार एक ही धातु का है, तो रो और डी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो आर और एल और एम में क्या संबंध आएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर बटा एम, क्या संबंध आ जाएगा, आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर बटा एम, देखो आर एल स्क्वायर बटा एम ये मिल गया, तो हमारे पास संबंध आया आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर बटा एम, ठीक। अब हमारे पास अलग अलग तार है तो अलग अलग के लिए निकाल लेते हैं संबंध, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 बराबर, जब पहले तार की बात होगी तो L1 स्क्वायर बटा M1 अनुपाते L2 स्क्वायर बटा M2 अनुपाते L3 स्क्वायर बटा M3। अब निकाल लो, मान आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो यहाँ से संबंध पहले निकाला, आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर बटा एम, तो R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 बराबर L1 स्क्वायर M1 बटा अनुपाते L2 स्क्वायर M2 अनुपाते L3 स्क्वायर अपॉन M3, सारी वैल्यू रख लो, ठीक। L1 की जगह कितना आ जाएगा, 3 है बटे M1 की जगह 1, और इसका स्क्वायर भी करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर बटा M2 की जगह 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर बटा 3, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 3 9 बटा 1, 2 दूनी 4 बटा 2 और 1 बटा 3, 2 दूनी 4, यहाँ पे आया कितना, 9 अनुपाते 2 अनुपाते 1 बटा 3, ठीक। कितना आया, 9 अनुपाते 2 अनुपाते 1 बटा 3, चाहे तो इतना ही आंसर कर दो, या इस वाले 3 का, जैसे इसमें 3 है इनमें नहीं है तो ऊपर वाले में 3 का गुणा कर लो, तो 3 का गुणा करोगे 3 9 27, 3 दूना 6, और इसमें 3 का गुणा होगा तो 3 का 1 से गुणा 3, 3 बटा 3 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1, यही आपकी R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 की वैल्यू आ जाएगी 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1, ठीक, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। सिंपल क्या किया, चाहे इतना ही आंसर कर देते, या 3 का इधर गुणा कर देते, 3 9 27 3 9 6, ऊपर 3 का गुणा 3 बटे 3 बनता तो 1 आ जाता सीधा सीधा, ठीक। तो 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी भैया आपने सिंपल तरीके से हल कर लिया है, ठीक है। तो मेन चीज इसमें क्या बनाना था, ये फॉर्मूला, क्योंकि एल और एम का संबंध दे दिया था, एल और ए का देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहीं से बना लेते, इससे एल बटा ए है तो L1 बटा A1 L2 बटा A2 ऐसे बना लेते, लेकिन हमारे पास m की बात थी, तो इसलिए घनत्व का सूत्र लगा के सबसे पहले m और l पे संबंध निकाला, फिर इसके बाद इसमें रखा, तब हमारे पास आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, 3 नंबर पे आया था, ठीक है। तो जल्दी से इसे भी नोट करो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये शायद कितने नंबर पे था, ये अगला वाला 5 नंबर का है, ठीक है। ये 5 नंबर का पेपर में पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा ही, फॉर्मूला पता तो तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। कह रहा एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके बाद कह रहा है इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है, इतनी आवृत्ति की क्या होती है, विकिरण आपतित होती है। कह रहा उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हल कर लेंगे इसे भी आसानी से।
तो देखो भैया हल करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन मतलब W का मान दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसे जूल में बदल लो तो 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल। तो जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का गुणा, ठीक है। 3 गुणे 10 की पावर 15 हर्ज आवृत्ति दी है, तो आवृत्ति न्यू से लिखी जाती कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर 15 हर्ज, ठीक। ये पावर में 15 है, 10 की पावर 15 हर्ज, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, वेग को क्या लिखते हैं, वी मैक्सिमम। ये न्यू है आवृत्ति और ये वी मैक्सिमम का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, कार्यफलन W हमें दिया है, आवृत्ति दी है, न्यू का मान, अधिकतम वेग निकालना है। तो सिंपल, जिसको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पता तुरंत निकाल लोगे। E बराबर क्या होता है, E के प्लस W, है ना। E बराबर क्या होता है, E के प्लस W, जहां E क्या है ऊर्जा और E के क्या है गतिज ऊर्जा, W क्या है कार्यफलन। तो E का मान आपको पता है, E का सूत्र क्या होता है, E बराबर होता है H इंटू न्यू, जहां H प्लांक नियतांक, न्यू होती है आवृत्ति। E के क्या है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो हमें दी नहीं, हमें E के का मान, E के का भी सूत्र बताए 1/2 mv², है ना। गतिज ऊर्जा क्या होती है 1/2 mv²। जब अधिकतम वेग की बात है तो V मैक्सिमम कर लो प्लस W, ठीक। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, एच न्यू बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम प्लस W। अब सारी वैल्यू रखो, मान निकाल लो। एच का मान कितना होता है 6.6 गुणे 10 की पावर -34। न्यू का मान कितना है, आवृत्ति, आवृत्ति का मान है 3 गुणे 10 की पावर 15। तो आवृत्ति है 3 गुणे 10 की पावर 15, ठीक है। इसके बाद 1/2 mv² है, तो 1/2 m किसका, m का मान क्या रखोगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक। इसके बाद v² का मान तो निकालना ही है, तो v² मैक्सिमम, ठीक। फिर आगे प्लस में कौन सी वैल्यू है, ये W की। W कितना है 4 गुणे 1.6, तो गुणा कर लो, 16 चौको 64, 6.4, तो 6.4 गुणे 10 की पावर -19, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको हल करते हैं, देखो इधर वाले का गुणा कर लो, 3 6 18 8 1, 3 6 18 1 19, 19.8, ठीक। और यहाँ पे पावर 34 और 15 मिला के हो जाएगी 10 की पावर -19, ठीक। इतना इधर आ गया, ये वाली वैल्यू इधर प्लस की, इधर ले लोगे माइनस क्या आ जाएगी, तो माइनस का 6.4 गुणे 10 की पावर -19। उधर कितना है 1.2 गुणे 9.1 गुणे 10 की पावर -31 और इंटू v² मैक्सिमम, ठीक है। इतनी वैल्यू है हमारे पास। अब इसे आगे हल करते हैं, इसको घटा लोगे तो 8 से 4 गया 4, 19 से 6 गया 13, 13.4 गुणे 10 की पावर -19। उधर कितना बचा 1.2 गुणे 9.1 गुणे 10 की पावर -31 गुणे v² मैक्सिमम, ठीक। अब ये 2 इधर भाग में, इधर आ जाएगा गुणे में, तो 2 का गुणा कर लो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 26.8 गुणे 10 की पावर -19 बराबर, ये इधर गुणे में, इसके नीचे आ जाएगा भाग में, तो 9.1 कितना आ जाएगा 9.1 गुणे 10 की पावर -31 बराबर v² मैक्सिमम। इसको इधर ही रखा, ये जो इधर गुणे में था भाग में आ गया, जो भाग में था वो गुणे में चला गया, ठीक है। हल कर लो, देखो दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे भी 1 अंक, दशमलव काट दो, बचा 268/91। ऊपर कितना है 10 की पावर -19 और ये 10 की पावर 31 जाएगा ऊपर, तो प्लस का 31 बराबर v² मैक्सिमम, ठीक। अब आगे हल करोगे, 91 का भाग दे दो, देखो भाग हमने दिया था, बता रहे कितना आएगा, यहाँ से 2.94 आएगा, 2.94 गुणे, अब 10 की पावर -19 और 31 मिला के हो जाएगा 10 की पावर 12 बराबर v² मैक्सिमम। अभी ये v² की वैल्यू है, हमें v की निकालनी है, तो उधर अंडर रूट लग जाएगा, तो v मैक्सिमम बराबर अंडर रूट कितना है यहाँ पे 2.94 गुणे 10 की पावर 12, ठीक है। अब आपको इसका क्या करना है, अंडर रूट निकालना, भाग विधि से अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल सकते हो। 2.94 का निकालोगे तो इसका 1.71 आएगा, ठीक है, 1.71 और 10 की पावर 12 का अंडर रूट 10 की पावर 6, और ये क्या है वेग, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे पास अधिकतम वेग निकल आया है। 5 नंबर का क्वेश्चन था, सिंपल से हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो देख सकते हो मस्त तरीके से क्वेश्चन हल हो गया। सबसे पहले इतनी वैल्यू दी थी, आइंस्टीन का समीकरण याद है, हमने लगा दिया तुरंत और हमने अधिकतम वेग को निकाल लिया, ठीक है। 5 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से ये वाला सवाल भी लग गया है, तो इसे भी जल्दी से सब लोग नोट करो। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
आप देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ रहा था बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए कि बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो बंधन ऊर्जा की परिभाषा आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद का जो सवाल है, सवाल हम आपको कराया दे रहे हैं। क्वेश्चन है, एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल से हल कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास दिया क्या है, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से लिखते हैं, कितनी है 0.3%। परसेंट को अगर हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा, है ना, 100 से भाग। अब इसको हल कर लो तो 0.3 को लिख सकते हो 3 गुणे 10 की पावर -1, और ये 100 को क्या लिख सकते हो 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2, हल कर लो तो 3 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति कितनी आ गई, 3 गुणे 10 की पावर -3। अब इसके बाद कह रहा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो हमें ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा E बराबर सूत्र होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, जहां ई ऊर्जा, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति और सी क्या है, प्रकाश की चाल। तो सिंपल से ऊर्जा निकाल लो। ई बराबर डेल्टा एम हमारे पास ये है 3 गुणे 10 की पावर -3, सी स्क्वायर, सी का मान कितना होता है प्रकाश की चाल, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो 3 गुणे 10 की पावर 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब हल कर लो, 3 गुणे 10 की पावर -3, यहाँ पे 3 के स्क्वायर 9 गुणे 10 की पावर 8 8 16। अब हल करो, 9 3 27, 10 की पावर -9 और 10 की पावर 16 मिला कितना हो गया 7, 10 की पावर 7। ठीक है, तो E बराबर आ जाएगा 27 गुणे 10 की पावर 7, या आप कर सकते हो इसे E बराबर 2.7 कर लो और गुणे 10 की पावर 8 कर लो, है ना। 2.7 गुणे 10 की पावर 8 जूल भैया आपके पास आपका ऊर्जा जो पूछी है वो निकल आई है। तो देखो एक जगह तो गड़बड़ कर दी है इसमें, क्या ये 10 की पावर 3 था, 9 कहां से आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद 16 से 3 घटाओगे 13 आ जाएगा, और 13 के बाद यहाँ पे आंसर में 14 बन जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो 10 की पावर 2.7 गुणे 10 की पावर 14 जूल, ये आपका आंसर हो गया। किसका पूछा गया था, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो ये बंधन ऊर्जा या ऊर्जा आपकी निकल आई है 2.7 गुणे 10 की पावर 14 जूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हल है। अभी एक क्वेश्चन इसका और बचा है। ठीक है, देख सकते हो कितने न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। ठीक है, कुछ अथवा में भी दिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अथवा में भी थे, ये वाला अथवा वाला है, और इसके बाद वाला जो कराएंगे वो भी अथवा वाला, लेकिन हम करा सब रहे जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते, जल्दी से इसे नोट कर लो। आप देखो जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 5 नंबर पे है। ठीक है, तो चलो लगाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है, कॉमा लगा दिया, 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेल से जोड़ना है। अब लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 50 वोल्ट 50 वाट 100 वोल्ट का पहले तो एक लैंप है। ठीक है, लैंप को बल्ब जैसा मान लो। चलो एक परिपथ छोटा सा मस्त तरीके से बना लेते हैं। ये मान लो हमारे पास एक ऐसे बल्ब या लैंप लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास मान लो एक बल्ब या लैंप लगा हुआ है। इसके बाद इसकी चीजें आपको दी है 50 वाट, मतलब इसकी शक्ति 50 वाट है और 100 वोल्ट का है। ठीक है, इस 100 वोल्ट इसमें विभव लगता है और 50 वाट की इसकी सामर्थ्य है। ठीक है, और इसके बाद 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेल से जोड़ना है। कितने से जोड़ना है, हमें प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जोड़ना है, मतलब बैटरी से जोड़ना है 200 वोल्ट वाली, 200 वोल्ट वाली बैटरी से जोड़ना है या 200 वोल्ट वाले प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ना है, ये चीज चलो। ठीक है, लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र, मतलब इस लैंप, ये जो लैंप है आपके पास, इस लैंप के श्रेणी क्रम में एक संधारित्र जोड़ना ये। ठीक है, ये हमने संधारित्र जोड़ दिया। अब संधारित्र की धारिता C है मान लो, इसी C का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले लैंप के लिए आपको 50 वाट 100 वोल्ट दिया है, संधारित्र की धारिता C निकालने कह रहा है, 200 वोल्ट का विद्युत मेंस है और इसमें आवृत्ति 50 हर्ट्ज दिया है। ठीक है, इतनी चीज आपको दिया है। तो चलो हल करते हैं। ठीक है, लैंप के लिए पहले क्या क्या दिया है, लैंप के लिए हमें दिया है P बराबर 50 वाट और V बराबर 100 वोल्ट। ठीक है, ये लैंप के लिए दिया है। अब आवृत्ति ऊपर दी गई है F बराबर, आवृत्ति को F से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखते हैं। F कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक, आप पूछ क्या रहे, संधारित्र की धारिता C का
मान। तो सी का मान कैसे निकलेगा अभी आपको पता चलेगा। देखो सी का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस परिपथ में निकाल लेते हैं धारा। क्या निकाल लेते हैं, धारा। हम परिपथ में अगर धारा निकालना चाहे तो धारा का एक सूत्र होता है I बराबर P बटा V या P बराबर VI, है ना। तो यहाँ से P और V हमें पता है इस बल्ब का या लैंप का, तो I बराबर P बटा V से धारा निकाल लो। P कितना है 50, V कितना है 100। अगर यहाँ से हल करोगे 50 दूना 100, 1/2 आएगा मतलब 0.5। तो धारा कितनी आ गई 0.5 एम्पियर की। ठीक है, धारा कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। अब आपको पता है ये दोनों चीजें श्रेणी क्रम में, तो अगर 0.5 एम्पियर की धारा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी धारा कितनी होगी 0.5 एम्पियर की। मतलब पूरे परिपथ में धारा कितनी होगी 0.5 की। क्यों, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों। अगर समांतर क्रम में होते तो धारा अलग अलग होती, लेकिन श्रेणी क्रम में होने की वजह से बराबर है। ठीक है, तो धारा अब निकाल लिया। अब इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो। देखो सी है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई हम क्या करें, यहाँ से अगर प्रतिरोध निकाल ले तो हमारा सी और आर परिपथ बन जाएगा, तब हम आसानी से उसमें क्या निकाल पाएंगे सी का मान। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लैंप का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। लिखते हैं लैंप का प्रतिरोध। लैंप का प्रतिरोध आर बराबर सूत्र होगा V² P, है ना। सूत्र पढ़ा है ना, आर बराबर V² P। तो आर बराबर V² किसका रखोगे, इसी लैंप वाले का। तो 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 बटा P की वैल्यू 50। हल कर लो, 50 दूना 100, 100 दूना 200 ओम। नीचे लिख देते हैं आर बराबर 200 ओम। तो हमें प्रतिरोध कितना मिल गया 200 ओम। इस लैंप का प्रतिरोध मिल गया 200 ओम। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कौन सा परिपथ है, सी आर परिपथ है ना, सी आर परिपथ है ना। तो सी आर परिपथ के लिए हम यहाँ से प्रतिबाधा का सूत्र लगा देते हैं। किसका सूत्र लगा देते हैं, प्रतिबाधा का। पहले प्रतिबाधा निकाल लो, ठीक है, फिर सूत्र देखो कौन सा लगाएंगे अभी आपको पता चलेगा। प्रतिबाधा जेड, प्रतिबाधा प्रतिरोध की तरह होती है ना। तो जेड बराबर सूत्र क्या हो जाएगा V बटा I। जैसे ओम का नियम होता है ना, R बराबर V बटा I या V बराबर, देखो V बराबर IR होता है, तो यहाँ से R की जगह जेड मान लो, तो V बराबर I इंटू जेड, क्योंकि प्रतिबाधा और प्रतिरोध एक ही तरह हो जाएंगे, तो जेड बराबर आ जाएगा V बटा I। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हम पहले जेड का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो जेड का मान निकालो। जेड बराबर V कितना है 200 वोल्ट, धारा कितनी 0.5। हल कर लो, दशमलव कट गया तो कितना है 5 को 20, 400 ओम। प्रतिबाधा कितनी है 400। 0.5 था, दशमलव हटा ऊपर एक जीरो बढ़ा, 2000/5 बनेगा, 5 का भाग दे दो 400 ओम। प्रतिबाधा कितनी आ गई 400 ओम। अब हमें निकालना है सी। आप कहोगे भैया ये क्या निकाल रहे हो आप, आपने पहले धारा निकाली, फिर प्रतिरोध निकाला, फिर जेड निकाला। अब इससे जेड इसलिए निकाला, अब आपको पता चलेगा। अब फॉर्मूला होता है जेड बराबर अंडर रूट, कौन कौन सा परिपथ है आर सी, ये आर निकला 200 ओम, सी आर परिपथ है तो R² प्लस XC का स्क्वायर, है ना, ये होता है ना सूत्र। तो अब हम इससे निकाल लेंगे। तो इससे आप चाहो तो अंडर रूट हटा के रखो, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा लो, Z² बराबर R² प्लस XC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से XC को वही रखे रहो, R को इधर ले लो, तो XC² बराबर Z² माइनस R² बन जाएगा। अब वैल्यू सबकी रख लो, XC², Z कितना है 400, तो 400 का स्क्वायर माइनस R कितना है, R ये है 200, तो 200 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं इससे, तो कितना आ जाएगा XC बराबर 400 का कितना आएगा 16 में 4 जीरो, है ना, क्योंकि 2 जीरो थे, स्क्वायर होगा 4 जीरो, माइनस 2 दूनी 4, 4 में कितने जीरो 4 जीरो। ठीक है, अब इसको घटा लो, तो XC² कितना आ जाएगा 12 में 4 जीरो, है ना, मतलब कितना आया ये 1,20,000, है ना। XC² कितना आ गया 1,20,000। आप देखो XC निकल गया, अब अभी XC निकला, हमें C निकालना है। तो देखो इधर वाला इरेज कर रहा है, अगर आप लोग चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कर लो, इधर वाला इरेज कर दे। ठीक है, आप देखो इसके आगे का इधर लगाते हैं। ठीक है, आप देखो XC का स्क्वायर हमें यहाँ से मिला। आप देखो XC² मिला है कितना 12,000। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो वो 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहो तो क्या कर सकते हो, उधर का चाहे तो अंडर रूट कर लो। ठीक है, देखो यहाँ से अंडर रूट किया था क्या हमने, हाँ अंडर रूट किया, अंडर रूट कर लो। XC बराबर अंडर रूट 1,20,000। अगर आप लोग इसका क्या करोगे, अंडर रूट करोगे भाग विधि से, तो यहाँ से ये आएगा 346.4। कितना आएगा 346.4। इसका आपको अंडर रूट भाग विधि से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 346.4 आ जाएगा। अब XC आ गया। अब XC का हमें फॉर्मूला पता है क्या, 1/2 पाई F इंटू C, ये फॉर्मूला होता है। XC बराबर क्या होता है, XC बराबर होता है 1/2 पाई FC, जहां 2 पाई, पाई का मान 3.14, F क्या है
ये आपको आवृत्ति दी है 50 हर्ट्ज। सी क्या है? संधारित्र की धारिता। आप सी निकाल सकते हो। सी को उधर भेज दो, जो इधर है इसको इधर ले लो, तो सी बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एफ गुणे 346.4। ठीक, 1/2 पाई एफ, सी की जगह ये आ गया। अब इसे हल करो। ठीक है, तो सी बराबर 1/2 इंटू पाई, पाई का मान 3.14, एफ का मान कितना है 50 हर्ट्ज, और यहां से 346.4। अब आपको ये हल करना है। ठीक है, उधर वाला भी देखो बिगाड़ दे रहा है, आगे हल कर लो, बस यही आपकी संधारित्र की धारिता आ जाएगी। तो देखा क्या क्या किया गया, सबसे पहले धारा निकाली, फिर प्रतिरोध निकाला, फिर प्रतिबाधा निकाली, तब जाके हमारे पास सी आया। ठीक है, तो अब हल करो। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हटाओगे तो जितने अंक होते हैं उतने ऊपर 0 बढ़ जाते हैं, तो ऊपर 2 0 बढ़ गए। यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ दशमलव हटाओगे ऊपर 1 0। अब इसे हल करना है। ऊपर है सी बराबर 1000, नीचे वाले को गुणा कर लो, 2 गुणे 314 गुणे 50 गुणे 346.4। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखो यहां से अगर क्या करो, 2 है और 50 है, तो 50 दूना 100, तो 100 से चाहो तो 2 0 काट दो, है ना। 50 दूना 100 होगा, 100 से 2 0 कट गए, ऊपर बचा 10, 314 गुणे 346.4। अब इसका आपको गुणा करना है। सी बराबर 10 बटा, इसके शायद हमने गुणा किया हुआ है। ठीक है, गुणा किया था ना, हाँ, 10 87 696, इसका आएगा 10 87 696। ठीक है, इतना आएगा। अब आपको इसका भाग देना है, तो भाग कैसे दिया जाए, देखो यहाँ पे नीचे क्या ठो अंक है, 2 2 4 2 6 1 7, ऊपर क्या ठो है 2 ठो, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करो यहाँ पे 6 ठो 0 बढ़ा लो, 1 2 3 4 5 6, क्या 0 हो गए, 2 2 4 2 6 बढ़ाया और 2 अंक पहले से थे। अब ऊपर हो गए 8 अंक, नीचे हो गए 7 अंक, अब तो भाग चला जाएगा। आप कहो कि भैया 6 0 अपने आप किससे बढ़ा दिए, यार अगर 6 0 हमने बढ़ाए तो 6 0 आगे घटा लेंगे ना, इसलिए किया क्योंकि भाग देने में आसान रहेगा। देखो क्या किया, 2 2 4 2 6 0 बढ़ाए और आगे 10 के पावर -6 घटा दिया। अब इससे हमारा भाग चला जाएगा और हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो जानते हो कितना आएगा, यहाँ से आपके पास 9.2। जब इसका भाग दोगे ना इसमें, तो 9.2 आएगा। जब भाग न जाएगा तो यही ट्रिक अपनाया करो, 0 बढ़ा लिया करो और उधर 10 की पावर माइनस घटा दिया करो, तो भाग चला जाएगा। यहाँ पे जब भाग लगाओगे इसका तो 9.2 आएगा और आगे 10 की पावर -6। मात्रक क्या होता है, फैरेड, धारिता का मात्रक फैरेड। तो 9.2 गुणे 10 की पावर -4 फैरेड, वो 10 की पावर -6 फैरेड, और इसे माइक्रो फैरेड में लिख दो अगर, तो 9.2 माइक्रो फैरेड। यही आपका क्या हो जाएगा, संधारित्र की धारिता। ठीक है भैया, आंसर 5 नंबर का क्वेश्चन था। देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इसी टाइप के फिजिक्स में आते हैं, तो देख सकते हो मस्त तरीके से, जिसकी न्यूमेरिकल में अच्छी पकड़ है तो न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर ला सकता है वो। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही भर भर के रहते हैं, तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में बहुत अच्छी पकड़ बना के रखो, मस्त तैयारी रखो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे हमने 2025 का सेट 1 पूरा सॉल्व किया, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखा। आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री फिजिक्स सभी सब्जेक्ट की। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का भी सेट 1 आपको सॉल्व करा दिया था, आज फिजिक्स का है। आगे भी इसी टाइप से आपको वीडियो डेली मिलेंगे। जिस चीज पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट जरूर किया करो, जिससे हमें पता चलेगा आगे हम उसी टाइप का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।